तो यह हम देख चुके हैं कि पहले जो पढ़ाया था हमने कि बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार होती है, और उसके तहत हमने प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इलाहाबाद की पहली संधि, जो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में होती है। फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में संपन्न होती है। तो ये सारा प्रकरण हम देखते हैं, और बंगाल में ब्रिटिश स्थायी रूप से अपना स्थायी अस्तित्व जमा लेते हैं। उसके बाद क्लाइव की एक और खासियत मानी जाती है कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना करना। देखिए, द्वैत शासन, द्वैत से समझ रहे हैं कि दोहरा शासन, और ये 1765 से 72 ईस्वी तक चला था। अगर हम मानते हैं कि द्वैत शासन की जो अवधारणा है सबसे पहले लेके आए थे लॉयल कॉर्टियस, कभी माना जाए जन्मदाता कौन था द्वैत शासन का, तो द्वैत शासन नामक अवधारणा का जो एक तरीके से संस्थापक है वो लॉयल कॉर्टियस को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था, और इसमें उन्होंने क्या किया था कि इसके अंतर्गत दीवानी और निजामत, निजामत यानी कि सुरक्षा और न्याय का जो क्षेत्र होता है, इन दोनों के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त इसके तहत हो जाते हैं। दीवानी कार्यों के लिए कंपनी ने बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में राजा सीताब राय को उप दीवान के रूप में वो नियुक्त करते हैं। तो ये द्वैत शासन था अंग्रेजों की तरफ से। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। द्वैत शासन के काल को के एम पनिक्कर ने डाकुओं का राज्य और पर्सिवल स्पीयर ने इसे बेशर्मी और लूट का काल इसको कहा था। तो यहाँ पर द्वैत शासन में दोष भी देख सकते हैं, लेकिन आखिर था क्या द्वैत शासन, वो हम यहाँ देखते हैं कि क्लाइव ने एक योजना बनाई थी इस व्यवस्था के तहत कि विदेशी व्यापार नीति एवं विदेशी व्यापार का प्रबंध तो कंपनी हाथ में ले ले तथा लगान वसूलने एवं न्याय के लिए भारतीय पदाधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाए। और इस नीति के द्वारा क्लाइव ने चालाकी से दीवानी संबंधी कार्यों का जिम्मा कंपनी के नियंत्रण में भारतीय पदाधिकारियों को दे दिया। अभी जैसा हमने देखा कि बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में राजा सीताब राय। इनकी केंद्रीय दफ्तर क्रमशः मुर्शिदाबाद और पटना में खोले गए। वसूल किए गए लगान से 26 लाख रुपए वार्षिक मुगल सम्राट को एवं 53 लाख रुपए इसमें नवाब को मिलना था। अब नवाब के जिम्मे अब सिर्फ फौजदारी संबंधी काम छोड़े गए। इस काम में होने वाले खर्च उसे कंपनी से ही मिलना था। तो सेना के लिए भी उसे कंपनी पर ही आश्रित रहना पड़ा, और नवाब पर नियंत्रण रखने के लिए मोहम्मद रजा खान को ही दीवान के पद पर नियुक्त किया गया, जो अंग्रेजों का यहाँ विश्वास पात्र था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल में दोहरी व्यवस्था लागू हुई, एक कंपनी और दूसरा नवाब की। अब कुल मिला के देखा जाए तो ये जो दोहरी प्रथा कंपनी की उत्तरदायित्व नहीं ग्रहण करने की इच्छा का फल था। इस व्यवस्था के अनुसार धन पर कंपनी का पूरा अधिकार हो गया, किंतु प्रजा के प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं था। तो ये एक यहाँ बड़ी बात है इस जो बंगाल में द्वैत शासन था कि धन पर, पूंजी पर तो सारा अधिकार कंपनी का हो गया, लेकिन प्रजा के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं उनकी। और दूसरी तरफ हम देखें कि नवाब के पास न तो धन था और न ही सेना थी, फिर भी प्रजा का उत्तरदायित्व उसी पर था। तो ये व्यवस्था इसमें देखा जाए तो टोटल एक तरीके से भ्रष्ट शासन इसमें कह सकते हैं। ये था द्वैत शासन कंपनी का बंगाल में। और हमारा, मुझे लगता है, पहला टॉपिक खत्म होता है बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। अगला चैप्टर लेते हैं आंग्ल मैसूर संबंध, यानी कि अंग्रेज और मैसूर के बीच क्या संबंध रहे उसके बारे में हमें देखना है। देखिए, मराठों के अतिरिक्त मैसूर का नवोदित शक्तिशाली राज्य भी अंग्रेजों की आंख की कहीं ना कहीं किरकिरी बना हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के दक्षिणी विस्तार में यह सबसे बड़ा एक तरीके से रोड़ा माना जाता था। अतः बंगाल में अपनी शक्ति की स्थापना के पश्चात मैसूर पर विजय प्राप्त करना भी कंपनी के
अधिकारियों का उद्देश्य बन गया था। और इसके अंतर्गत 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप अंत में अंग्रेज अपना आधिपत्य कायम करने में यहाँ सफल होते हैं। इस कड़ी में हम पहला देखते हैं जो आंग्ल मैसूर संबंधों का जो प्रारंभ होता है वो होता है हैदर अली के उत्कर्ष से। हैदर अली का नाम आप सभी ने सुना होगा। एक तरीके से मैसूर राज्य के संस्थापक के रूप में इसको मान सकते हैं। हैदर अली का उदय 18वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। उसने मैसूर को थोड़े ही समय में एक संगठित एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में बदल दिया था तथा अंग्रेजों की प्रगति दक्षिण में उन्होंने धीमी कर दी थी। अब थोड़ा सा हमें हैदर अली के बारे में पता होना चाहिए। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में बोडी कोटा के एक साधारण परिवार में हुआ था। इसका पिता फतेह मोहम्मद था जो एक साधारण नौकरी करता था मैसूर राज्य में। बाद में वो फौजदार तक पहुंच जाता है। हैदर अली की कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई लेकिन उसमें कुछ वीरता के गुण थे, सैनिक प्रतिभा उसमें थी और शीघ्र ही वह अपनी प्रतिभा के दम पर सैनिक के रूप में भर्ती होता है और वो शासक तक पहुंचता है। मैसूर उस समय विजयनगर साम्राज्य का ही एक अंग था, परंतु उसके पतन के पश्चात वहां पर बौदेर वंश का शासन स्थापित हुआ जो हैदर अली के समय तक चलता रहा। समझिए, उस समय यद्यपि मैसूर का राजा चिक कृष्णराज था, परंतु वास्तविक शक्ति उसके 2 मंत्री थे, नंदराज और देवराज के हाथों में थी। नंदराज हैदर की प्रतिभा से बहुत प्रभावित था। उसने हैदर अली की सेना में को बहाल किया था। शीघ्र ही अपनी प्रतिभा के बल पर वह डिंडीगुल का फौजदार बना दिया जाता है 1755 ईस्वी में। और फिर वह सेना के आधुनिकीकरण के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति करता है और वह डिंडीगुल में ही आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना वह करता है। और ऐसा माना जाता है 1761 ईस्वी में वह स्वतंत्र सत्ता के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उस समय तक नंदराज को हटा दिया जाता है और वह स्वयं ही राजा का संरक्षक बन जाता है। उसके बाद हैदर अली ने एक प्रशासनिक सुधार किए। पोलीगारों यानी जमींदारों पर अंकुश रखा। दूसरी तरफ सेना के बल पर ही बैदनूर, शुंडा, कनारा, मालाबार, कोयम्बटूर, बारामहल आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर उसने मैसूर साम्राज्य का विस्तार किया। और ऐसा माना जाता है 1764 में हल्लीवल्ली का युद्ध एक और माना गया है, जिसमें माधवराव प्रथम जो मराठा सरदार था उसे पराजित होता है। लेकिन उसके बाद दक्षिण में ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों को पराजित करने वाली प्रथम शक्ति के रूप में हैदर अली को माना जाता है। तो ये एक जीवन परिचय था हैदर अली का कि किस प्रकार एक सैनिक से लेके वो शासक तक पहुंचता है, एक सामान्य परिवार में जिसका जन्म होता है और मैसूर के सम्राट तक वो पहुंचता है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि अगला जो प्रक्रिया होती है वो होती है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में लड़ा जाता है और इसका जो घटनाक्रम है उसमें हम देखते हैं कि उस समय हैदर की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी है, अंग्रेज भी घबरा चुके हैं। दूसरी तरफ मराठे और निजाम, जो आप महाराष्ट्र और निजाम यानी हैदराबाद में, ये लोग भी हैदर अली से आतंकित थे। और दूसरी तरफ देखते हैं कि अर्काट के नवाब जो मोहम्मद अली था वो हैदर अली का शत्रु था और अंग्रेजों ने उसको शरण दे रखी थी। तो इसको लेकर हैदर अली अंग्रेजों से नाराज था। दूसरा संघर्ष का कारण था कि मद्रास सरकार मतलब अंग्रेजों के अधीन था और कर्नाटक के नवाब के मध्य मैसूर सीमा विवाद भी था। तो ये एक पूरा एक कारण रहा इन दोनों के बीच में। तो ये तो तय हो गया कि कहीं न कहीं युद्ध होगा।
अब 1766 ईस्वी में तीनों जो शक्तियां थी, अंग्रेज, मराठे और निजाम, उन लोगों में त्रिगुट कायम हो गया है, यानी तीनों मिल गए। और हैदर अली का पहला प्रयास ये रहा कि इस त्रिगुट को तोड़ा कैसे जाए। जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तब हैदर अली ने उन्हें 35 लाख रुपए देकर उनको अलग कर दिया। अब निजाम तथा अंग्रेजी सेना ने 1767 ईस्वी में हैदर अली पर आक्रमण किया, परंतु शीघ्र ही कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली का भाई महफूज खान हैदर अली का हिमायती बन जाता है और उसने चालाकी से निजाम को फोड़कर हैदर अली के पक्ष में कर लिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि हैदर अली की कूटनीतिक विजय है कि पहले मराठा को अलग करना, उसके बाद उसको निजाम को अलग करना। तो यहाँ अंग्रेजों को अलग करना ही एक तरीके से हैदर अली की कूटनीतिक विजय मानी जाती है। फिर भी हैदर अली और निजाम की सेना तथा कर्नल स्मिथ जो अंग्रेजों की तरफ से था, उनके बीच में कई जगहों पर युद्ध हुए, कई जगह हैदर अली पराजित हुआ। और इसी बीच जो एक संभावित अंग्रेजी आक्रमण को ध्यान में रखते हुए निजाम ने हैदर अली का साथ छोड़कर 22 मार्च 1768 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। परंतु हैदर अली ने इस परिस्थिति में भी अपना साहस नहीं खोया और अंग्रेजों के विरुद्ध तैयारी करता रहा। और उसके बाद मार्च 1769 ईस्वी में उसने मद्रास पर भयंकर आक्रमण किया। हैदर अली के इस कार्य से आतंकित होकर जो मद्रास काउंसिल थी, उसने 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली से एक संधि कर ली और यह युद्ध कहीं न कहीं समाप्त होता है। तो इसमें हैदर अली कहीं न कहीं भारी रहता है और अंग्रेजों को हैदर अली से मद्रास की एक अपमानजनक संधि 4 अप्रैल 1769 को करनी पड़ती है। इसमें यह तय होता है कि आपस में जो युद्ध बंदी है वापस कर दिए जाएंगे और जो विजित क्षेत्र थे उनके बदलाव की व्यवस्था यहाँ की गई। अंग्रेजों ने हैदर अली को अन्य शक्तियों के विरुद्ध सहायता देने का भी वचन यहाँ पर दिया। तो ये जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये अंग्रेजों के लिए बहुत महंगा सिद्ध हुआ था और इसके साथ ही इस संधि में जो मद्रास की संधि थी, एक भारी रकम हैदर अली को युद्ध के हार जाने के रूप में मिली और दोनों ने आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। यानी कि अंग्रेज और मैसूर ने जब भी परिस्थितियां आगे बढ़ेगी तो आपस में वो सैनिक सहयोग देंगे। अब ये संधि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के बिल्कुल प्रतिकूल थी। मैसूर पर नियंत्रण करना उनका एक सपना था जो पूरा नहीं हो सका, लेकिन दूसरी तरफ हैदर अली की शक्ति और प्रतिष्ठा जो थी वो बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। एक इतिहासकार ने तो यहाँ तक कहा है कि संधि के पहले जो फौजी लड़ाइयाँ हुई और इसमें जो शर्तें थी, दोनों में मैसूर सरदार ने रणकुशल, याता के ऊंचे गुण तथा जन्मजात कूटनीतिकता की बुद्धिमत्ता यहाँ ऐसा मानते हैं कि दिखाई गई थी। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में और त्रिगुट बनाया गया अंग्रेज, निजाम और मराठों के बीच में। लेकिन बाद में हैदर अली उनको तोड़ता है और कहीं न कहीं बाद में अंग्रेज झुकते हैं और अपमानजनक संधि मद्रास की करनी पड़ती है और उस संधि के तहत ऐसा माना जाता है कि हैदर अली को काफ़ी कुछ इसमें संधि के द्वारा मिलता है। तो ये था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको हमें याद रखना है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं और उसकी पृष्ठभूमि कहीं न कहीं हम देखते हैं कि पहले से तैयार हो चुकी है, क्योंकि 1870 में मराठा को मैसूर पर आक्रमण करते हैं तो अंग्रेजों का उस समय उदासीन रहना कहीं न कहीं मैसूर को अच्छा नहीं लगा। प्रारंभ से ही मद्रास काउंसिल 1769 ईस्वी में अपमानजनक संधि की हमेशा अवहेलना भी ये लोग करते रहे थे। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा जब देखते हैं कि यूरोप में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के चलते यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे उलझे पड़े थे, तो उसका प्रभाव भी यहाँ कहीं न कहीं पड़ा इस समय।
क्योंकि अंग्रेजों ने अनेक फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार कर माही विजय की योजना बनाई, माही पर अधिकार करने की कोशिश की। माही पर अंग्रेजी अधिकार ने जलती अग्नि में घी का काम किया, क्योंकि ये क्षेत्र जो था हैदर अली के अधिकार क्षेत्र में था। हैदर अली ने बिना समय गंवाए अंग्रेजों को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने निजाम में मराठों को अपने पक्ष में मिलाकर कर्नाटक पर आक्रमण करने का फैसला किया और 1780 ईस्वी में वो अर्काट को जीत लेते हैं। अंग्रेजी सेना के कप्तान उस समय सर हेक्टर मुनरो और कर्नल बेली, उनको वहां से भागना पड़ा, यानी मद्रास से भागना पड़ा। अब आपस में उसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग्स और हैदर अली के बीच में क्या होता है कि जब अर्काट जीत लेता है हैदर अली, तो ये जो अपमानजनक पराजय है, ये खबर कलकत्ता पहुंचती है। वहाँ वारेन हेस्टिंग्स था, उसने बड़े धैर्यपूर्ण परिस्थिति से इन परिस्थितियों का मुकाबला किया और सर आयर कोट जो सेनापति था उसको बंगाल से मद्रास भेजता है। अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा वारेन हेस्टिंग्स ने निजाम, बरार के राजा तथा महादाजी सिंधिया को प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लिया। यानी कि हम देखते हैं कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें जो काम हैदर अली ने किया था वो ये अंग्रेज कर रहे हैं, और वह इन शक्तियों को युद्ध से तटस्थ कर देता है। हैदर अली ने इस परिस्थिति का भी वीरता पूर्वक मुकाबला किया और जुलाई 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ। पोर्टो नोवा का युद्ध पूछा जाता है कई बार, और इसमें वह आयरकुट के द्वारा पराजित हुआ। फिर भी इस पराजय से हतोत्साहित हुए बिना वह अपनी मृत्यु तक अंग्रेजों से अनवरत संघर्ष करता रहा, यानी दिसंबर 1782 तक संघर्ष चलता रहा और वह युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त होते हैं। उसकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कार्यभार को आगे बढ़ाया, यानी कि युद्ध के मैदान में टीपू सुल्तान सक्रिय होता है और पिता के कार्यों को आगे बढ़ाता है और युद्ध जारी रखता है। कई जगह उन्होंने अंग्रेजों को परास्त भी किया, लेकिन निर्णायक विजय अंग्रेजों को ही इसमें मिलती है और मजबूरन टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ 7 मार्च 1784 ईस्वी को मंगलोर की संधि करनी पड़ती है। मंगलोर की संधि 1784, और ये युद्ध कब लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। इसी युद्ध के तहत एक युद्ध हुआ था पोर्टो नोवा का युद्ध, जो पूछा जाता है वो 1781 ईस्वी में हुआ था। वो हैदर अली और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली पराजित होता है, बाद में मारा जाता है। तो मंगलोर की संधि होती है इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान और कंपनी के बीच में। ये जो संधि हुई थी लॉर्ड मैकार्ट ने वहां का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वारेन हेस्टिंग्स का, उसके और टीपू के बीच में हुई थी, और इसमें दोनों पक्षों ने जो एक दूसरे के विजित क्षेत्र थे वो लौटा दिए जाते हैं। तो ये मैंगलोर संधि का एक विसार था, परंतु वारेन हेस्टिंग्स को ये संधि कुछ ज्यादा पसंद नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में हस्तक्षेप न करने का भी इसमें आश्वासन दिया गया था। और इस संधि से जहां एक तरफ टीपू और मैसूर की प्रतिष्ठा भी बढ़ी, वहीं कहीं न कहीं अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को ठेस लगी थी। लेकिन इस सबके बावजूद इन युद्धों के परिणाम स्वरूप दक्षिण से उनका सफाया होना बच गया तथा वे भारत की 3 प्रधान शक्तियों में से एक के रूप में उभरते हैं। तो ये घटनाक्रम होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, मैंगलोर की संधि होती है, और यहाँ पर पदार्पण किसका हो चुका है? टीपू सुल्तान का। तो यहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए। टीपू सुल्तान तो बन चुका है वो 1782 ईस्वी में युद्ध के मैदान में द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय, लेकिन 1787 ईस्वी में वह बादशाह की उपाधि धारण करता है, और बादशाह की उपाधि धारण करते ही वह अपने नाम के सिक्के भी चलवाता है। वर्षों और महीनों के लिए अरबी सिक्कों का प्रयोग किया गया। टीपू सुल्तान ने आधुनिक कैलेंडर की स्थापना की, आधुनिक माप तोल की भी शुरुआत उसने की, और वह श्रीरंगपट्टम में जैकोबिन क्लब का एक सदस्य बन गया और स्वयं को सिटीजन टीपू कहता था, यानी कि स्वतंत्रता का वृक्ष वह वहां पर लगाता है।
टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया और मॉरिशस में अपने दूत भेजे, यानी कि विदेशी नीति को उसने काफी हद तक अपने मजबूत किया। अपने दरबार में उसने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। फ्रांसीसी अधिकारी रियो की नियुक्ति की, जिसे उनके काफी सेना के क्षेत्र में अच्छा वो योगदान दे सके। श्रीरंगपट्टनम के मंदिर का उसने जीर्णोद्धार करवाया और वह शारदा देवी के लिए मूर्ति के लिए दान भी उसने दिया। तो ये टीपू सुल्तान का एक मोटा मोटा एक कार्यकाल रहा था 1782 से 1799 ईस्वी के बीच में। और बाद में 1799 में जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये टीपू सुल्तान का एक समरी बोल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।